हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज की फ्यू मिनट सीरीज में पिछले कुछ हफ्तों की तरह हम ज्योग्राफी में वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर 10 है, जहां पे हम कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट की बात करते हैं। मैप से शुरू करते हैं। जो आप ये रेड रीजन्स देख रहे हैं, ये आपके लॉरेंशियन क्लाइमेट को डिपिक्ट करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकलिटी में देखें तो मैंने आपको ये डायग्राम कई बार दिखाया है कि हर एक कॉन्टिनेंट में एक स्पेसिफिक लैटिट्यूड में एक स्पेसिफिक क्लाइमेट की बात होती है। फॉर एग्जांपल 0 से 10 डिग्री लैटिट्यूड, चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर चाहे सदर्न हेमिस्फीयर, आप देखेंगे इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिलेगा। सिमिलरली आप जब डिफरेंट लैटिट्यूड्स के जोन में जाएंगे, फ्रॉम ईस्टर्न टू वेस्टर्न मार्जिन, अगेन क्लाइमेट टाइप पे बदलाव आएंगे। तो आज हम जिस क्लाइमेट टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं वो 45 डिग्री से 65 डिग्री लैटिट्यूड की बात करता है और कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न मार्जिन पे लाई करता है। सेकेंडली ऑफ कोर्स बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स है तो टेम्परेट जोन तो है ही है, लेकिन टेम्परेट जोन भी अगर आप देखें दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, वार्म टेम्परेट एंड कूल टेम्परेट। तो जो टेम्परेट जोन आपका इज नियर बाय टू द आर्कटिक सर्कल, दैट्स कॉल्ड योर कूल टेम्परेट क्लाइमेट। तो अगर आप ध्यान दें तो ये कूल टेम्परेट जोन में लाई कर रहा है, प्लस उस पर्टिकुलर लैटिट्यूड की ईस्टर्न मार्जिन में लाई कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। अब आप कहेंगे तो लॉरेंशियन क्लाइमेट क्यों कहलाता है? ये जो जोन आप देख रहे हैं लॉरेंशियन हाईलैंड्स या लॉरेंशियन प्लेटू कहलाता है। उसी को डिपिक्ट करते हुए इस क्लाइमेट टाइप को आप लॉरेंशियन क्लाइमेट भी कहते हो। ठीक है जी, ओके। अब अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें, मैप को ध्यान से देखें, तो रेड रीजन सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो आप देखेंगे ये दुनिया में सिर्फ दो रीजन्स में पाया जाता है कैटेगोरिकली इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब आप कहेंगे अच्छा सदर्न हेमिस्फीयर में क्यों नहीं मिलता? देखिए सबसे पहला जो रीजन हम यहाँ पे देखेंगे कि वहां पे सदर्न हेमिस्फीयर में क्यों नहीं मिलता, क्योंकि आप देखिए ये जो लॉरेंशियन क्लाइमेट है ये बियॉन्ड 40 डिग्री लैटिट्यूड है। तो बियॉन्ड 40 डिग्री लैटिट्यूड हमें ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी ढूंढना है, सदर्न हेमिस्फीयर में भी ढूंढना है। अब अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर को ध्यान से देखें तो सदर्न हेमिस्फीयर में तो बियॉन्ड 40 डिग्री लैटिट्यूड कितने कम जोन लाई करते हैं, जिस वजह से आप देखिए कि सिर्फ कुछ स्मॉल सेक्शंस ही लाई करेंगे बियॉन्ड 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि उस जगह पे कॉन्टिनेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे उस लैटिट्यूड के बाद बहुत ज्यादा, इसीलिए क्लाइमेट टाइप वहां पे हम ढूंढ ही नहीं पाते। और मान लीजिए कुछ जोन्स अगर बियॉन्ड 40 डिग्री साउथ एग्जिस्ट भी कर रहे हैं तो उनपे मैरीटाइम इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा है, उनपे ओशियानिक इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा भी हुआ है ये कि हमने पढ़ा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज्यादा है और सदर्न हेमिस्फीयर में ओशन ज्यादा है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में इवन इफ कहीं पर 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बियॉन्ड कॉन्टिनेंट का कोई पार्ट है भी, तो हमेशा ही उस पर ओशियानिक इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होगा। वो आइडियल कंडीशंस नहीं मिलेंगी जो ऊपर आपको लैंड जोन्स पर मिल रही हैं, राइट। और तीसरा एक और रीजन भी है, राइट। क्या रीजन है कि क्या 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बियॉन्ड कोई ऐसा जोन है जहां पे ये क्लाइमेट टाइप हो सकता था? हाँ जी है, पैंटागोनिया हो सकता था, लेकिन पैंटागोनिया में क्यों नहीं हुआ? मैं आपको एग्जांपल बताती हूं। ऑफ कोर्स नहीं हुआ बिकॉज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरह की कंडीशंस नहीं बन पाती, पर हम एग्जांपल देखते हैं कि क्यों नहीं बन पाती। अब अगर हम जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जोन्स देख रहे हैं वहां पे कौन सी हवाएं चलेंगी आप देखें तो आप देखिए ये वेस्टर्लीज के जोन में आता है, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में भी इस जोन में वेस्टर्लीज आनी चाहिए जहां पे हम पैंटागोनिया की बात करें। तो आप देखिए एब्सोल्युटली वहां पे वेस्टर्लीज तो आ रही है, लेकिन वेस्टर्लीज का डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं हो पाता। अब आप कहेंगे क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि यहां पे आपकी एंडीज माउंटेन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो होता क्या है, वेस्टर्लीज बेयरली पैंटागोनिया तक पहुंच पाती हैं, दे कैन नेवर रीच देयर डायरेक्टली। क्यों? बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एंडीज माउंटेन्स, राइट। तो पहला आपका रीजन क्या बना, जो एग्जांपल मैंने आपको बताया कि वेस्टर्लीज हार्डली एवर रीच दीज रीजन्स, व्हाई? बिकॉज ऑफ एंडीज माउंटेन्स। एक और चीज जो यहाँ पे मिलती है हमें कि यहाँ पे बिकॉज ऑफ माउंटेन की अवेलेबिलिटी कौन सी रेनफॉल होगी? ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है जी, हमने इतनी बार पढ़ा है कि जब भी हवाएं टूवर्ड्स एनी माउंटेन रेंज आती हैं, मॉइस्चर लेडन हवाएं वाटर बॉडी से पहाड़ की तरफ आती हैं, तो वो पहाड़ के एक तरफ बहुत ज्यादा रेनफॉल करती हैं और दूसरी तरफ क्या लेके आती हैं? बहुत ही सूखी कंडीशंस। क्यों? क्योंकि एक तरफ जो है मेजॉरिटी रेनफॉल हो चुकी होती है। तो आप देखेंगे पैंटागोनिया वाले रीजन में अब अल्टीमेटली क्या होता है? बहुत ज्यादा
एरिडिटी की कंडीशंस होती हैं। और जब आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पढ़ोगे तो आप देखोगे वहां पे बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होती है। तो जो एरिडिटी की कंडीशंस यहां बन रही हैं ड्यू टू जो है आपका एंडीज माउंटेन्स, वो मैच ही नहीं करती लोरेंशियन क्लाइमेट से। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑफ कोर्स लैंड कम एग्जिस्ट करता है एट दिस लैटिट्यूड, वो तो रीजन है ही, पर अगर कहीं एग्जिस्ट करता भी तो वहां पे भी ड्यू टू एंडीज माउंटेन्स वो एग्जैक्ट कंडीशंस नहीं बन पाती। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, रेनफॉल देखते हैं। अब जब रेनफॉल की आप बात करोगे ना तो सबसे पहले हम नॉर्दर्न अमेरिकन रीजन की बात करते हैं, यहां पे रेनफॉल की बात करते हैं। यहां पे आप देखोगे समर विंटर हमेशा ही बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। लेट्स अंडरस्टैंड साल भर इतनी रेनफॉल क्यों हो रही। पहली जो कंडीशन यहां पे आपको पता होनी चाहिए कि यहां पे कौन सी विंड्स आती हैं, वेस्टर्लीज। तो ईस्टर्न मार्जिन पे वेस्टर्लीज बहुत ज्यादा यहां पे रेनफॉल कॉज करती है। अब यहां पे आपको एक डाउट राइज होना चाहिए, क्या डाउट राइज होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पूरा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब मान लो कि हवाएं यहां से आनी शुरू हुई है ना, मॉइस्चर लेके हवाएं यहां पे आ रही हैं। अब होगा क्या, मॉइस्चर लेडन हवाएं कोस्ट पे तो बहुत रेनफॉल करेंगी, पर बाय द टाइम दे रीच द अदर मार्जिन, राइट, तब तक मेजॉरिटी रेनफॉल जो है हो चुकी होनी चाहिए थी। क्यों? मेजॉरिटी मॉइस्चर इन्होंने यहां पे शेड कर दिया होगा। तो बाय द टाइम इन जनरल अगर वेस्टर्लीज वहां तक पहुंचती तो इन रीजन्स को क्या होना चाहिए था, एरिड होना चाहिए था बहुत ज्यादा, राइट। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी रेनफॉल जो है रास्ते में हो गई होगी। बाय दैट टाइम मिनिमल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर बचा होगा इन हवाओं के पास रेनफॉल करने के लिए। लेकिन यहां पे हम कह रहे हैं ईस्टर्न मार्जिन पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ईस्टर्न मार्जिन पे पहुंचने से पहले जब हवाएं आती हैं बीच में आ जाते हैं आपके ग्रेट लेक्स, राइट। आपने पढ़ा भी होगा लेक ह्यूरॉन, राइट, तो लेक ओंटारियो, तो बहुत सारे यहाँ पे ग्रेट लेक्स आ जाते हैं। यानी कि ये हवाएं जब उन लेक्स तक पहुंचती हैं बहुत ज्यादा मॉइस्चर लेके वहां से ईस्टर्न मार्जिन पे क्या करती हैं, बहुत ज्यादा रेनफॉल करती हैं। तो इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेट लेक्स की वेस्टर्लीज जो है बहुत ज्यादा वेट कंडीशंस यानी कि रेनफॉल यहां पर करती हैं। ठीक है जी, याद रहेगा। अब देखिए एक और चीज समझते हैं। अगर आप यहाँ ओशन करंट्स देखें तो ब्लू कलर वाली कोल्ड करंट है, रेड कलर वाली वार्म करंट है। तो ब्लू लैब्राडोर करंट जो है पोल से ठंडा पानी लेके आ रही है और गल्फ स्ट्रीम आप देखिए इक्वेटर से गर्म पानी लेके आ रही है। तो ध्यान रखना जहां पर भी कोल्ड और वार्म करंट मिलती है बहुत ज्यादा फॉग होता है, वहां पे बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन होती है। याद रखने का तरीका क्या है, फॉग है क्या, है तो कुछ तरह के क्लाउड्स ही ना, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा प्रेसिपिटेशन होती है। तो क्योंकि ये जो जोन है यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोल्ड और वार्म करंट मिल रही है। ये भी एक जो है रीजन माना जाता है कि ईस्टर्न मार्जिन पे बहुत ज्यादा आपके जो है रेनफॉल होती है। सो बेसिकली कन्वर्जेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट लीड्स टू मच प्रेसिपिटेशन। ठीक है, चलो अब एक और चीज देखते हैं। अब यहां पे आपको पता है कि गल्फ स्ट्रीम एग्जिस्ट कर रही है। आप देखिए ये जो जोन है ये पोलर ईस्टर्लीज के रेफरेंस में आना चाहिए, पोल से यहां पे हवाएं आ रही हैं। तो बेसिकली होता क्या है, पोल से जब हवाएं आती हैं यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम से बहुत ज्यादा मॉइस्चर लेके अगेन ईस्टर्न मार्जिन पे बहुत ज्यादा रेनफॉल कर देती। दोबारा सुनिए, पोल से हवाएं आ रही हैं, ईस्टर्लीज आ रही हैं, गल्फ स्ट्रीम से बहुत ज्यादा मॉइस्चर लेके अगेन ये ईस्टर्न मार्जिन पे बहुत ज्यादा रेनफॉल कर देती हैं। तो व्हाट हैपेंस कि जो ईस्टर्ली विंड्स हैं जब वो वार्म गल्फ स्ट्रीम के संपर्क में आती हैं उससे मॉइस्चर लेती हैं और ये तीनों कंडीशंस जो है यहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल करती हैं। ठीक है जी, तो ये तीनों ही कंडीशंस जो है आपको ऐसी की ऐसी याद रखनी है, डायरेक्टली आपके प्री में जो है पॉइंटर्स रिप्रोड्यूस होते हैं। तो बेसिकली प्रेसिपिटेशन अकर्स ऑल राउंड द ईयर ड्यू टू दीज 3 पॉइंटर्स। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ एशियाटिक रीजन देखते हैं। हमने पढ़ लिया जो आपका जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात कर ली हमने, नॉर्दर्न अमेरिकन रीजन की बात कर ली, अब हम एशियाटिक रीजन की बात करते हैं। अब देखो विंटर्स तो बहुत ज्यादा कोल्ड होंगे वहां पे, रादर जो विंटर प्रेसिपिटेशन भी है इन द फॉर्म ऑफ स्नो होगी। क्यों? क्योंकि आप देखिए साइबेरिया से कितनी ज्यादा जो है पोल से आपकी ठंडी हवाएं जोन में आएंगी, तो विंटर्स तो बहुत ही ज्यादा कोल्ड होंगे। नाउ इसके कंपैरिजन में अगर आप यहां पे बात करें जो बाकी जोन्स हैं वो जो है बहुत ही स्पेसिफिक रेनफॉल के होंगे। क्यों?
सबसे पहली चीज समझिए कि यहां पे बहुत ज्यादा लैंड मास की बात हो रही है। अब होगा क्या, समर में आपको पता है, मैंने आपको कई बार बताया है, लैंड लिबरल होता है, लैंड बहुत जल्दी हीट अप होता है। तो समर्स में अगर आप देखें जो लैंड वाला जोन है बहुत ही ज्यादा जल्दी क्या होगा, हीट अप होगा, राइट। और आपको हमने कई बार बताया है, याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बताया है कि कोल्ड जब भी चीज होगी मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं, राइट, बहुत प्रेशर होता है उनमें, एक दूसरे पे बहुत प्रेशर जो है लगाते हैं यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं। जब भी कोई चीज को वार्म करते हो पार्टिकल जो है दूर दूर हो जाते हैं, कम प्रेशर लगाते हैं हम एक दूसरे पे, बिकॉज बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो चुका है। तो कभी भी कोई जोन बहुत ज्यादा हीटेड होगा, कैटेगोरिकली लैंड, तो वहां पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा, राइट। समर्स की बात हो रही है, राइट। और हमें पता है कि हवा ने हमेशा कैसे ब्लो करना है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब समझ में क्या होगा, लैंड तो जी बहुत जल्दी हीट होता है, लैंड में आपका लो प्रेशर होगा। इन कंपैरिजन टू दिस वाटर में क्या होगा, आपका हाई प्रेशर होगा। तो हवा जो है लैंड टू आपका हवा जो है आपका सी से लैंड की तरफ चलेगी। अब जब आपकी हवा सी से लैंड की तरफ चली, मॉइस्चर लेडन हवाएं चली, तो वो उस जोन में क्या करेंगी, बहुत ज्यादा रेनफॉल करेंगी। तो होता क्या है, इंटेंस हीटिंग हो जाती है इंटीरियर ऑफ चाइना की। तो क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा लैंड पे, और जो आपका अगर आप राइट हैंड साइड देखें पैसिफिक ओशन है, सी ऑफ जापान एग्जिस्ट कर रहा है, तो इनसे हवाएं जो है टूवर्ड्स चाइना जाएंगी, मॉइस्चर लेडन हवाएं, और चाइना में बहुत ज्यादा जो है रेनफॉल करेंगी। ठीक है जी। सो बेसिकली ये जो कंडीशन है जहां पे आपकी समर्स में वाटर से लैंड की तरफ जो है विंड्स जा रही हैं, वहां पे ये रेनफॉल करती है। अब देखो ये तो समर्स की बात हो गई। विंटर्स में क्या होगा, विंटर्स में लैंड जितना जल्दी हीट किया था उतना ही जल्दी कूल करेगा, राइट। तो अब विंटर्स में यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर। आपको पता है साइबेरिया वगैरह से कितनी ठंडी हवाएं यहाँ पर आती हैं। तो अब विंटर्स में क्या होगा, ये रीजन उतना ही कूल हो जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन कि हवाएं जो है कैसे चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। अब हवाएं लैंड से चलेंगी टूवर्ड्स द सी। तो बेसिकली ये जो सीजनल रिवर्सल है, सीजनल रिवर्सल यानी कि एक सीजन में हवाएं जो है, सीजनल रिवर्सल लिख भी लीजिए आप, ये जो सीजनल रिवर्सल है, सीजनल रिवर्सल कैसे, एक बार हवाएं सी टू लैंड गई हैं और एक बार हवाएं लैंड टू सी आई हैं, राइट। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पहले भी पढ़ा है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड हमेशा ही मॉनसून का कैरेक्टरिस्टिक्स रहा है। इसीलिए आप कहते हो कि यहां पे जो रेनफॉल है ये इंडिया के मॉनसून टाइप को रिजेंबल करता है, क्योंकि यहां पर हवाएं एक सीजन में वाटर से लैंड की तरफ जाती हैं और ठंडे सीजन में लैंड से वाटर की तरफ आती हैं। ठीक है जी, ओके। अब जापान का भी एक स्पेसिफिक जो है इशू देख लेते हैं। जापान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हो रही है कि ऑफ कोर्स जब आपके हम नॉर्मल मॉनसून की बात करते हैं, जब हवाएं कुछ इस तरफ से चल रही हैं तो मॉइस्चर लेडन विंड्स टुवर्ड्स चाइना जा रही हैं, तो बीच में कहाँ रेनफॉल करेंगी, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो जापानीज आइलैंड्स हैं। नाउ एक और चीज हो रही है, जब हवाएं लैंड से जापान की तरफ आ रही है, लैंड से सी की तरफ आ रही है, तो देखिए बीच में आपकी वाटर बॉडी आती है। कौन सी वाटर बॉडी, सी ऑफ जापान। तो वापस जब आएंगी तब भी जापान में बहुत ज्यादा रेनफॉल करेंगी। क्यों, क्योंकि अब बहुत सारा मॉइस्चर इन्होंने सी ऑफ जापान से इकट्ठा कर लिया है। तो आप देखोगे बोथ द मॉनसून्स में ये जो है एडिक्वेट रेनफॉल लेती हैं। अब आप कहोगे मॉनसून के नाम भी देख लेते हैं। तो मॉनसून के नाम वो डिपेंड अपॉन कि विंड कहां से आ रही है। फॉर एग्जाम्पल पहले विंड कुछ इस तरह से जा रही थी, राइट। तो अब आप देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, साउथ ईस्ट। तो आप देखिए साउथ ईस्ट मॉनसून, राइट। और जब हवा कुछ इस तरह से आ रही थी, कुछ इस तरह से, राइट, तो ये कौन सा मॉनसून हो गया, नॉर्थ वेस्ट। तो आप देखिए नॉर्थ वेस्ट। सो बेसिकली साउथ ईस्ट मॉनसून से कब इन्हें हवा मिलेगी, जब मॉइस्चर मिलेगा, जब ये वाटर से लैंड की तरफ जाएंगी। एंड नॉर्थ वेस्ट से कब मिलेगा, विंटर्स में, जब लैंड टू सी हवाएं वापस आएंगी। ठीक है जी। सो जापान में अपना जो है एक पैरेलल फीचर भी चल रहा है। ऑल्सो अगर आप जापान के पास देखो, यहां पर भी कोल्ड करंट ओआशियो और वार्म करंट जो है आपकी
कुरोशियो जो है मिलती है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जहां पर भी आपकी वार्म और कोल्ड करंट मिलेगी, मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा फॉग होता है, व्हिच आर अ टाइप ऑफ क्लाउड्स, तो यहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल भी होगी। तो इसकी वजह से भी आप देखोगे जापान में बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी। प्लस कुरोशियो करंट क्योंकि वार्म करंट है, उसकी वजह से भी यहाँ का क्लाइमेट बहुत लेस एक्सट्रीम होता है। तो इसका क्लाइमेट कैसे मॉडिफाई होगा, एक तो वार्म और कोल्ड करंट के मीट होने से, दूसरा ड्यू टू वार्म कुरोशियो भी इसका क्लाइमेट जो है कॉन्स्टेंटली लेस एक्सट्रीम होगा, क्योंकि हमेशा ही यहाँ पे वार्मर कंडीशंस रहेंगी ड्यू टू कुरोशियो करंट, जो कि एक वार्म करंट है। ठीक है जी, समझ में आया आपको? अब आपको पूरा का पूरा पता लग गया कि वार्म क्लाइमेट कैसे होगा यहाँ, आपको पता लग गया कि मॉनसून के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे, जापान का स्पेसिफिक केस भी आपको पता लग गया। अब नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं। देखो बियॉन्ड 50 डिग्री लैटिट्यूड है ना, जो कि बहुत ही ठंडे जोन्स हैं, वहां पे तो ऑफकोर्स कौन से आपके वेजिटेशन होगी, कॉनिफरस, राइट। अगर हम जो है इस पर्टिकुलर जो क्लाइमेट टाइप के लैटिट्यूड को दोबारा से देखने की कोशिश करें, तो मैं आपको अगर शुरू वाला मैप दिखाऊं बिल्कुल, तो आप देखिए कितना क्लोजर टू दी पोल्स है, राइट। तो ऑफ कोर्स विंटर्स बहुत ज्यादा जो है चली रहेंगी। तो बियॉन्ड 50 डिग्री लैटिट्यूड जो है यहाँ पे किस तरह की वेजिटेशन होगी, ऐसी वेजिटेशन जो कि इतने ठंडे क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकती है। अब वो कौन सी वेजिटेशन होती है, वो होती है कॉनिफरस वेजिटेशन। कॉनिफरस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। यहाँ पे आप देखोगे जो इनके लीव्स होते हैं बहुत ज्यादा कोनिकल, ट्रीज भी बहुत ज्यादा जो उनका सामान होता है कोनिकल होता है। कोनिकल क्यों होता है, सो दैट जो रेनफॉल उन पे आती है वो वहां पे बैठे ना, ठहरे ना और नीचे आ जाए। मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई है कि जब भी आप प्लेन एरियाज में घर देखते हो तो आप देखते हो छतें जो है बिल्कुल फ्लैट होती हैं, बट आप कभी स्नो वाले रीजन्स में देखोगे तो छतें हमेशा जो है स्लांटिंग होती हैं। क्यों होती है, सो दैट स्नो वहां पे रुके ना और नीचे की तरफ उनको लाना आसान हो जाए। सो बियॉन्ड अ स्पेसिफिक लैटिट्यूड ऑफ कोर्स कौन से जो है वेजिटेशन होगी जो वहां पे सर्वाइव कर सकती है, व्हिच इज योर कॉनिफरस। और कैटेगोरिकली अगर आप देखें कि 50 डिग्री से पहले क्या होगा, कॉनिफरस जो है नहीं होगा, सॉरी 50 डिग्री से पहले क्या होगा, इसको आप काट लो, डेसिडुअस होगा। डेसिडुअस क्या होता है, डेसिडुअस होता है जहां पर कि साल में एक बार पतझड़ आता है, साल में एक बार आपके जो पेड़ होते हैं वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। अब आप कहोगे ये एक बार क्यों शेड करते हैं, अभी एक बार इसलिए शेड करते हैं बिकॉज एक बार वहां पर ऐसा समय आता है जहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा कम होती है। तो होगा क्या कि अगर रेनफॉल कम होगी तो टू कंजर्व वाटर क्या होता है कि पेड़ अपने लीव्स को जो है शेड कर देते हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है जब हम चाइना में मॉनसून की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमने बात करी, यहां पे क्या होगा कि जब तो हवाएं जाएंगी वाटर बॉडी से लैंड की तरफ तब तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर होगा, तब तो बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी। लेकिन जब हवाएं लैंड से सी की तरफ आएंगी, राइट, इस जोन में तो क्या होगा, ऑफ कोर्स हवाएं लैंड से आ रही है तो कम मॉइस्चर लेके आएंगी। तो एक ऐसा सीजन होगा जब इन्हें वाटर कंजर्व करना पड़ेगा और उस समय पर वहां किस तरह की वेजिटेशन होगी, ऐसी वेजिटेशन जो साल में एक बार कंजर्व करने के लिए वाटर अपने पत्ते शेड कर देती है, व्हिच इज कॉल्ड योर डेसिडुअस फॉरेस्ट, राइट। ठीक है, तो जब भी हम चाइना वाले रीजन की बात करेंगे तो वहां पे हम कौन से फॉरेस्ट की बात करेंगे, डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करेंगे। ठीक है जी, चलिए अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख लेते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वहाँ पे जो वुड वर्क है जिससे एसोसिएटेड लंबरिंग, टिम्बर, पल्प, पेपर इंडस्ट्री, उनकी तो बात होती ही है। यहाँ पे आप देखोगे फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा होगी इन दोनों क्लाइमेट टाइप्स में। क्यों, अब यहाँ पे हम ओशन करंट्स वाले मैप पे दोबारा चलते हैं। ध्यान देना कि जहाँ पर भी आपकी वार्म और कोल्ड करंट्स मिलती हैं, राइट, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, राइट, जहाँ पे ओयोशियो और कुरोशियो मिलती है, कोल्ड एंड वार्म, या लैब्राडोर एंड गल्फ स्ट्रीम मिलती है, ये जोन्स जो हैं दुनिया के बेस्ट फिशिंग जोन्स माने जाते हैं। ऐसा क्यों, अब जहां भी यहाँ पे जहां भी दुनिया में कोल्ड और वार्म करंट मिलती है वो आइडियल कंडीशंस होती हैं फाइटोप्लैंक्टन्स के ग्रो होने के लिए, और फाइटोप्लैंक्टन्स आपका बेस्ट फिश फूड माना जाता है। इसी वजह से आप देखते हो इन दो जोन्स में बहुत ही ज्यादा जो है फिशेस पाई जाती हैं, जिस वजह से यहाँ पे फिशिंग एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाती है। ठीक है जी,
तो आई होप वी हैव लर्न समथिंग न्यू टुडे। आई होप कि चीज़ें जो हैं और क्लियर हुई हैं। सारे क्लाइमेट टाइप्स को हमने काफ़ी डिटेल में किया है। आई वुड सिंसियरली सजेस्ट कि आप सारे क्लाइमेट टाइप को जो है एक बार ज़रूर पढ़ें और इसी तरह से ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। एक क्लाइमेट टाइप हमारा पेंडिंग है और फिर ये आपकी पूरी सीरीज़ जो है ख़त्म हो जाएगी। आई होप अब आपको वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नाउ बिफोर आई लीव, हमेशा मैं इस क्रैश कोर्स की बात करती हूँ। बहुत ही डिटेल्ड कंटेंट है इसमें, क्योंकि सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट या स्टैटिक नहीं है, इसमें करंट अफेयर्स भी मल्टीपल लेवल्स पे कवर किए जाएंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आपको स्ट्रेटजी बताते हैं कि किस तरह से आपको एग्जाम के लिए टाइम टेबल बनाना है, प्रिपेयर करना है। एकेडमिक मेंटर्स हैं जो आपकी हर रोज की क्वेरीज को भी रिजॉल्व करते हैं। लेक्चर वाइज क्विज है, मॉड्यूल क्विजेज हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं और बहुत ही डिटेल, वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड कोर्सेज अवेलेबल है ये। तो आप इस कोर्स का जरूर फायदा उठाइए। जो भी आपको डिटेल्स चाहिए हमारे ईमेल आईडी और नंबर्स पे आपको मिल सकती है। तो दैट वाज ऑल फॉर द डे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।